गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम आईएमईटी का चैप्टर 4 स्टार्ट करेंगे, इंट्रोडक्शन टू मैनेजमेंट। इंट्रोडक्शन की बात करें, इंपॉर्टेंस, डेफिनेशन एंड इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट का क्या इंपॉर्टेंस है? द हिस्ट्री ऑफ मैनेजमेंट इज एसोसिएटेड विद ह्यूमन सिविलाइजेशन वेयर ह्यूमन बींग्स स्टार्टेड कलेक्टिव एक्टिविटीज टू फुलफिल सम सोशल एंड पब्लिक ऑब्जेक्टिव्स। अब अगर हिस्ट्री की बात करें, मैनेजमेंट क्या है था, तो ह्यूमन सिविलाइजेशन से हुआ था और ह्यूमन बींग ने स्टार्ट किया था और कुछ इन्होंने कलेक्ट किया था एक्टिविटीज़ टू फुलफिल सम सोशल एंड पब्लिक ऑब्जेक्टिव्स के लिए। व्हेन अ ग्रुप इज फॉर्म्ड एंड ग्रुप एक्टिविटीज़ आर ऑर्गेनाइज्ड टू अचीव अ सर्टेन पब्लिक ऑब्जेक्टिव, देन मैनेजमेंट इज रिक्वायर्ड। जब ग्रुप फॉर्म होता है और ग्रुप में कोई एक्टिविटी ऑर्गेनाइज करना है हमें कुछ भी और अचीव करना है कोई सर्टेन पब्लिक ऑब्जेक्टिव, पब्लिक के लिए ऑब्जेक्ट कुछ करना है, तो मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट होती है। द टीम वर्क नीडेड टू डायरेक्ट, coordinate and integrate the activities of each person in the group and to accomplish the organizational objectives. The need for an effective management is felt in business or commercial activities. The objective of all business can be achieved by using the available resources properly. जो आपके available resources है उनको अचीव करना है, अचीव करके आराम से उसको एक्टिवेट करना, जैसे ह्यूमन हुआ, मेटेरियल हुआ, मशीन हुआ, मनी एक्सेट्रा। दीज आर द अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज। द बेसिक इकोनॉमिक ऑब्जेक्ट्स ऑफ अ बिजनेस एक्टिविटी इज टू लर्न मैक्सिमम प्रॉफिट, मैक्सिमम प्रॉफिट हो सके, मेक स्टीडी प्रोग्रेस होना चाहिए एक्सेट्रा। ओनली थ्रू प्रॉपर मैनेजमेंट इज दिस ऑब्जेक्टिव अचीव्ड। अब टेक्निकली अगर आप डेफिनेशन की बात करें तो डेफिनेशन ऑफ मैनेजमेंट क्या होता है? डिफरेंट फिलोसफर्स डिफाइन मैनेजमेंट इन मैनी वेज। अलग अलग तरीके। द टास्क अ मैनेजर डज इन एन ऑर्गेनाइजेशन टू अकम्प्लिश इट्स ऑब्जेक्टिव इज कॉल्ड मैनेजमेंट। सम लीडिंग फिलोसफर्स डिफाइन मैनेजमेंट एज, according to F.W. Taylor, management is knowing exactly what you want men to do and then seeing that they do it the best and cheapest way. मैनेजमेंट क्या है हमारा? हमें मालूम होना चाहिए एग्जैक्टली हमें क्या करना है, इंसान को क्या करना है, एंड क्या वो देखते हैं जो आगे भविष्य में अच्छा कर सके और चीपेस्ट, बहुत कम मनी में वो अपना उसको आगे मैनेजमेंट ऑर्गेनाइज कर सकें। अब इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट क्या हमारा? इन एन इंडस्ट्री इंस्टीट्यूशन मैनेजमेंट इज व्यूड फ्रॉम critical perspective. There are many areas of management such as production, maintenance, development, materials, purchase, workers, transport, distribution, resources, etc. A brief description of these is given in order. पहला क्या पॉइंट है हमारा? प्रोडक्शन मैनेजमेंट। प्रोडक्शन मैनेजमेंट इंक्लूड वर्क एनालिसिस, शेड्यूलिंग, राउटिंग, क्वालिटी कंट्रोल, इक्विपमेंट सेलेक्शन, मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी एक्सेट्रा। दीज आर द प्रोडक्शन मैनेजमेंट, जिससे कि आप प्रोडक्ट को मैनेज कर पाओ, ये सब चीज़ों। फिर आता है मेंटेनेंस मैनेजमेंट। मेंटेनेंस मैनेजमेंट में क्या आता है? अंडर मेंटेनेंस मैनेजमेंट रिपेयर ऑफ मेंटेनेंस मशीन्स, इक्विपमेंट्स, व्हीकल्स, बिल्डिंग आर डन। मेंटेनेंस मैनेजमेंट में आपका ये सब चीज़ें, इक्विपमेंट्स जो वगैरह आपके दे रखे हैं, इनको मैनेज किया जाता है। फिर आता है डेवलपमेंट मैनेजमेंट। डेवलपमेंट मैनेजमेंट अंडर डेवलपमेंट मैनेजमेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट वर्क इज डन ऑन द मटेरियल एंड टूल मटेरियल्स। मटेरियल और टूल मटेरियल्स पर डेवलपमेंट का काम होता है, जिसमें टेस्टिंग होती है, इंस्पेक्शन होता है, न्यू मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी एक्सेट्रा, इन पर वर्क किया जाता है। देन आता है फोर्थ पॉइंट मटेरियल मैनेजमेंट। मटेरियल मैनेजमेंट में आपका दिस इंक्लूड मटेरियल ऑफ रॉ मटेरियल, इनकम्प्लीट फिनिश्ड गुड, जो इनकम्प्लीट हैं आपके फिनिश्ड गुड, उनको देखा जाता है। फिनिश्ड गुड जो फिनिश्ड हो गए हैं, जिग्स, फिक्सचर्स, पेंटिंग टूल्स, स्पेयर पार्ट्स एंड इक्विपमेंट, इन सब चीज़ों का रख रखाव किया था। देन आता है परचेज मैनेजमेंट। दिस इंक्लूड्स इनवाइटिंग टेंडर्स, शॉपिंग्स एक्सेट्रा। ये आपका शॉपिंग, इनवाइटिंग, इन सब चीज़ों को मैनेज परचेज करता है परचेज मैनेजमेंट। वर्कर्स मैनेजमेंट। वर्कर्स मैनेजमेंट में आपका दिस इंक्लूड द सिलेक्शन, ट्रेनिंग, डिप्लॉयमेंट, सैलरी एंड इंसेंटिव, हेल्थ एंड वेलफेयर ऑफ वर्कर्स, इन सब चीज़ों में इंक्लूड होता है। ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट, दिस इंक्लूड अरेंजिंग फॉर ट्रैफिक थ्रू एयरवेज, रोडवेज। ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट में यही होता है, ट्रांसपोर्ट की जो चीज़ें हैं उनको मैनेज किया जाए, कि जैसे कि आप एयरवेज से कर सकते हो, रोडवेज का है, रेलवे, वाटरवेज,
ये सब चीज़ें। मिनिमम ट्रैफिक मीन्स द वर्कर्स, पैकिंग एंड शिपिंग प्रोसेस भी इसमें आता है, जो फिनिश गुड्स हैं उनको शिप किया जाए। मेंटेनेंस ऑफ वेयर हाउसिंग एक्सेट्रा, मतलब आपका जो आपका प्रोडक्शन बनके तैयार हो गया, स्टॉक में रखा है, दैट इज कॉल्ड अ वेयर हाउस। डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट आता है। डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट में आपका आता है, दिस इंक्लूड सेल्स, एडवर्टाइजमेंट, मार्केटिंग, मर्चेंटाइजिंग एक्सेट्रा, ये सब चीज़ें आपकी डिस्ट्रीब्यूशन में आती हैं। रिसोर्स मैनेजमेंट, दिस इंक्लूड्स द इकोनॉमिकल यूज ऑफ रिसोर्स दैट इज प्रोवाइड रॉ मटेरियल रिसोर्सेज, इनमें रिसोर्सेज का अवेलेबिलिटी देखी जाती है और आपका कहाँ से मिलेगा ये रॉ मटेरियल वगैरह, दिस इन सब चीज़ों को आपको ध्यान में रखते हुए मैनेजमेंट वर्क किया जाता है। देन नेक्स्ट पॉइंट हमारा है फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट का फंक्शंस क्या हैं? देयर आर डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ मैनेजमेंट सिस्टम। वन एस्पेक्ट इज टू आइडेंटिफाई इट्स बेसिक फंक्शन विद दिस मैनेजमेंट सिस्टम इज फॉर्म। अब मेनली मैनेजमेंट टास्क हमारे डिवाइडेड किस में हुए हैं? 8 कैटेगरी में हुए हैं, जिसमें फोरकास्टिंग, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग, कंट्रोलिंग, डिसीजन मेकिंग। ये आपके मैनेजमेंट टास्क हैं, जो आपको उद्देश्य हैं, जो आपको भविष्य में ये सब चीज़ें करनी पड़ती हैं। अब इसमें कुछ मैं बताऊंगा कॉमन ब्रीफली। फोरकास्टिंग में क्या होता है? इट इज़ एन एक्शन डन फॉर प्लानिंग। कोई भी कार्य करने से पहले आपको प्लानिंग करनी पड़ेगी। दूसरा पॉइंट है, इट इज़ द एस्टिमेशन। इट इज़ द एस्टिमेशन ऑफ व्हाट टू डू इन फ्यूचर। एक एस्टिमेट निकाला जाता है कि फ्यूचर में हमें क्या करना है। दिस एस्टिमेट इज मेड फॉर एवरीथिंग सच एज सेल्स, प्रोडक्शन एक्सेट्रा। ये सब चीज़ें आपकी हर चीज़ के लिए, जैसे सेल्स, प्रोडक्शन एक्सेट्रा। अब प्लानिंग की बात करें अगर हम, तो प्लानिंग में हमारा क्या था? द फंक्शन ऑफ प्लानिंग इज टू कंसीडर द एस्पेक्ट्स ऑफ प्रोडक्ट्स, सेल्स एक्सेट्रा। इसमें आपका फंक्शन आता है, प्लानिंग करना पड़ता है कि आपका एस्पेक्ट्स क्या क्या है प्रोडक्ट के, सेल्स एक्सेट्रा। द मैनेजर डिसाइड्स अबाउट फ्यूचर एक्शन बाय प्लानिंग। मैनेजर जो है डिसाइड करता है फ्यूचर एक्शन और प्लानिंग बाय प्लानिंग के द्वारा। प्लानिंग इज अ रेशनल मीनिंगफुल स्कीम फॉर डिटरमाइनिंग फ्यूचर टास्क। फ्यूचर के उद्देश्य आपके जो है उनको, ये प्लानिंग हमारा बहुत इंपॉर्टेंट रोल करता है। जैसे हमारा ऑर्गेनाइजिंग है, ऑर्गेनाइजिंग इज एक प्रोसेस है बाय विच ह्यूमन स्ट्रक्चर ऑफ इंस्टीट्यूशन इज डिटरमाइंड एंड द टास्क आर एलोकेटेड। ऑर्गेनाइजिंग में भी क्या होता है? आपका एक प्रोसेस है जो ह्यूमन स्ट्रक्चर को बताता है, इंस्टीट्यूशन है जैसे, तो उसको डिटरमाइन करता है कि क्या आपके कौन कौन से टास्क हैं जो आपको एलोकेट किए जाए। एलोकेशन ऑफ वर्क इज डन एट द मैनेजर लेवल। एलोकेशन जो है वो आपका मैनेजर लेवल पे होता है of their subordinates employee, keeping in mind the objective of the company in designing organizations. स्टाफिंग, स्टाफिंग पॉइंट हमारा। स्टाफिंग में क्या है आपका? स्टाफिंग इज द प्रोसेस अंडर विच मैनेजर सेलेक्ट देयर सबऑर्डिनेट एम्प्लॉयज, ट्रेन देम, प्रमोट देम एंड रिटायर देम। स्टाफिंग में आपको ये प्रोसेस होता है जिसमें कि ट्रेनिंग दी जाती है एम्प्लॉयज़ को और उनको प्रमोट किया जाता है और रिटायरमेंट के टाइम पे उनको रिटायरमेंट मिलता है। देन आता है आपका डायरेक्ट, सेम इसी तरह से हमारा आता है कंट्रोलिंग। 7th पॉइंट है कंट्रोलिंग में क्या? कंट्रोलिंग इज एन आर्ट दैट मेजर द परफॉर्मेंस ऑफ एम्प्लॉय एंड डायरेक्ट्स देम टुवर्ड्स देयर गोल्स। उनको गोल, अपने उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए कंट्रोलिंग का भी मेजरमेंट रखना पड़ता है कि एम्प्लॉय इन सब चीज़ों में सोचें कि आगे गोल क्या है और हमें किस तरह से प्रोडक्शन अच्छे से अच्छा करना है। तो ये हमारे कुछ फैक्ट्स हैं जो प्रोडक्शन फंक्शन मैनेजमेंट के लिए काम में आते हैं। देन आता है आपका प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, हमारे प्रिंसिपल उद्देश्य क्या क्या हैं? सम थ्योरीज फॉर मैनेजमेंट वर कॉइन्ड बाय ग्रेट इंडस्ट्रियल नेम एज हेनरी फायल, हु इज कंसिडर्ड एन एक्सपर्ट इन मैनेजमेंट थ्योरी। मैनेजमेंट प्रिंसिपल और लॉज फॉर गुड्स मैनेजमेंट टुडे आर अप्लाइड इन ऑल इंस्टीट्यूशन नीडेड। अब इसमें कौन कौन से हमारे वैसे बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस 14 प्रिंसिपल विच आर एक्सप्लेन्ड फर्दर। जैसे कि पहला हम बात करें डिवीजन ऑफ वर्क और लेबर। सम मेंटल एंड some physical tasks are involved in doing any work. Physical work also requires special knowledge and efficiency so that good quality work can be achieved. फिजिकल में आपका ये सब चीज़ स्पेशल नॉलेज होनी चाहिए और एफिशिएंसी होनी चाहिए जिससे कि आपकी क्वालिटी बेहतर हो कुछ अचीव करने के लिए। Thus the division of work should be divided into managers and workers. Allotment of work should be done according to the interest. अब इससे क्या होता है? डिवाइड कर दिया जाता है मैनेजर और वर्कर्स को अपना अपना वर्क करने के लिए अकॉर्डिंग टू उनके इंटरेस्ट एंड एफिशिएंसी, उनके एफिशिएंसी के हिसाब से जैसा पर्सन है। वर्क डिवीजन हैज़ बोथ एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। अब जो काम कर रहे हैं उसका एडवांटेजेस भी हैं और कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। बाय द वर्कर रिपीटेडली डूइंग द सेम टाइप ऑफ वर्क। अब क्या है एडवांटेज? देखिए कि रिपीटेडली वही काम कर रहा है तो उसको एक एक्सपीरियंस अच्छा हो जाएगा। द वर्कर बिकम सक्सेसफुल फ्रॉम हिज जॉब, वो अपने काम में बहुत अच्छा माहिर हो जाएगा। द प्रोडक्शन रेट इंक्रीज, प्रोडक्शन बहुत अच्छा हो जाएगा।
द वर्कर इज एबल टू गिव हिज ओपिनियन, वर्कर जो है अपना ओपिनियन भी दे पाएगा, राय भी दे पाएगा। डिसएडवांटेज की बात करें हम तो द वर्कर ओन्स क्राफ्टशिप डिक्लाइंस, ही बिकम्स अ पर्सन विद अ मैकेनिकल माइंड सेट, वो एक तरह का वैसा पर्सन हो जाएगा जो अपने मैकेनिकली माइंड सेट करके बैठेगा और वो एक्स्ट्रा कोई काम करने में प्रॉब्लम कर सकता है। ड्यू टू कंटिन्यूस प्रोडक्शन ऑफ द सेम जॉब फॉर द सम टाइम द वर्कर्स वर्क बिकम डल एंड एंथुसिज्म। अब क्या है, एक ही टाइप का कंटिन्यूस टाइप ऑफ प्रोडक्शन वर्क सेम कर रहा है, काम कर रहा है, तो वो अपने काम में थोड़ा सा जोशीला कम रहता है और अपने काम के लिए थोड़ा सा लेस डल हो जाता है। द वर्कर इज़ नॉट एबल टू लर्न एनी वर्क अदर वर्क, जो वर्कर है वो नया काम कोई नहीं सीखना चाहेगा और ही और शी कैन नॉट वर्क ऑफ एनी अदर वर्कर। अब वो किसी के साथ भी काम नहीं करेगा, अगर कोई एब्सेंट हो जाता है उसके समय पे तो वो उसका काम ना करना चाहेगा, तो ये एक डिसएडवांटेजेस भी है। अथॉरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी सेकंड पॉइंट है हमारा, राइट्स एंड ऑब्लिगेशन कम्प्लीमेंट ईच अदर। अब वन विदाउट द अदर इज कंप्लीट। अब भाई जो राइट्स दे रखे हैं, ऑब्लिगेशन एक दूसरे का वो करना, वो भी रेस्पॉन्स कॉम्प्लीमेंट देना किसी को, या किसी को प्रॉब्लम आ रही है तो उसको हेल्प करना, ये सब चीज़ें भी आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है। राइट्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी शुड बी रन हैंड इन हैंड एंड शुड बी टाइड इन म्यूचुअल रिलेशनशिप। अब ये अथॉरिटी रेस्पॉन्सिबिलिटी जैसे कि कोई एब्सेंट हो जाता है तो उसके एब्सेंस में उस वर्कर को उसका वर्क कर देना चाहिए, लेकिन नहीं करते हैं ज़्यादातर, क्योंकि वो अपने माइंड सेट में होते हैं कि मैं बस अपना काम करूँगा, मैकेनिकल हूँ टेक्निकल हूँ तो यही काम करूँगा। अब मैनेजर और एडमिनिस्ट्रेशन टेक जस्ट डिसीजन अबाउट हिज वर्क ओनली। अब मैनेजर या एडमिनिस्ट्रेशन है वो अपने वर्क को डिसीजन लेगा जस्ट एंड हैज़ प्रॉपर राइट्स अलॉन्ग विद हिज ऑब्लिगेशन, अपने प्रॉपर राइट्स के हिसाब से वो चलेगा। अब जैसे कि डिसिप्लिन की बात करें, इन इंस्टीट्यूशन डिसिप्लिन इज एसेंशियल फॉर इट्स एफिशिएंट। अब डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है इंस्टीट्यूशन में कि वो वर्क कर रहे हैं तो डिसिप्लिन के साथ वो काम करें। फिर हमारा नेक्स्ट पॉइंट जो आता है आगे का, सेंट्रलाइजेशन ऑफ अथॉरिटी। सेंट्रलाइजेशन ऑफ अथॉरिटी राइट्स मीन्स having all rights in one hand and not giving powers to different section or department। सेंट्रलाइजेशन का मतलब ये एक सेंटर में अथॉरिटी हो जिसके पास पावर हो और वही राइट्स होने के पास सारे किसी और डिपार्टमेंट या किसी और सेक्शन को वो ना दे। साइज ऑफ इंस्टीट्यूशन, नेचर ऑफ वर्क, नीड टू टेक फास्ट डिसीजन, ये सब चीज़ें आपकी सेंट्रलाइजेशन अथॉरिटी में आती हैं। सम ऑफ दीज रीजंस अकॉर्डिंग टू विच राइट्स कैन बी डेलीगेटेड इन द हैंड्स ऑफ वन ऑफिसर और मोर देन वन ऑफिसर। या तो इन्हीं सब कारणों के लिए ये एक ही आदमी, एक ही इंसान पे ऑफिसर पर दिया था काम, या फिर एक से ज़्यादा लोगों को दिया था, 2 लोगों को दे सकते हैं कि जिससे कि फास्ट डिसीजन ले सकें जो भी आपको काम है। और जैसा आपका साइज़ ऑफ इंस्टीट्यूशन बहुत बड़ा है तो 2 ऑफिसर्स हो सकते हैं जिनको अथॉरिटी मिलेगी, या फिर अगर छोटा है स्मॉल स्केल पे है तो वो एक ही ऑफिसर होगा जो डिसीजन ले पाएगा अथॉरिटी का। अब हम बात कर रहे हैं कंट्रीब्यूशन ऑफ F.W. टेलर एंड फ्रैंक गिलबर्ट इन मैनेजमेंट में। क्या क्या है, अमेरिकन इंजीनियर F.W. टेलर एंड फ्रैंक गिलबर्ट आर कॉल्ड द फादर ऑफ मैनेजमेंट प्रोसेस। इनको फादर ऑफ मैनेजमेंट प्रोसेस ही कहा जाता था। थ्रू देयर एक्सपेरिमेंट्स, उनने जो एक्सपेरिमेंट्स किए थे, दे गेव मैनेजमेंट प्रोसेस अ फॉर्म ऑफ एन आर्ट एंड साइंस। उन्होंने मैनेजमेंट प्रोसेस का एक अच्छा उदाहरण दिया था आर्ट और साइंस के साथ। F.W. टेलर reached the pinnacle of progress at the age of 31। F.W. टेलर जो थे वो चोटी पे पहुंच गए थे प्रोग्रेस की एट द एज ऑफ 31 फ्रॉम द पोजीशन ऑफ मशीनिस्ट अप्रेंटिस। अब कंट्रीब्यूशन की बात करें F.W. टेलर की, टेलर अडोप्टेड द प्रिंसिपल ऑफ डिवाइडिंग द एक्शन ऑफ सच अ जॉब एंड द सेट ऑफ टाइम फॉर ईच एक्शन। टेलर ने अडोप्ट किया था प्रिंसिपल ऑफ डिवाइडिंग द एक्शन, जो भी काम करा जा रहा है उसको और एक टाइम, निश्चित टाइम में उसको एक्शन लिया जाए। बाय शेड्यूलिंग टाइम फॉर जॉब्स ही एवेल्यूएटेड द एफिशिएंसी ऑफ द वर्कर एंड देयर वर्क। शेड्यूलिंग, जो उन्होंने शेड्यूल बनाया था जॉब का, उसमें एवेल्यूएट किया था कि एफिशिएंसी कितनी है वर्करों की जो ये वर्क कर रहे हैं। टेलर अडेप्टेड सब प्रिंसिपल्स, टेलर्स ने अडेप्ट किया था सब प्रिंसिपल जो थे डिस्कवर्ड साइंटिफिक मेथड्स और परफॉर्मिंग वर्क। साइंटिफिक मेथड के हिसाब से किस तरह से वर्क किया जाए अंडर दिस बाय इलेक्टिंग गुड वर्कर्स इन इट। उनने ये किया कि अच्छे वर्कर्स को इलेक्ट किया, ट्रेनिंग की, दी एस्टेब्लिश कोऑर्डिनेशन किया बिटवीन वर्कर्स एंड मैनेजर्स एंड शेड्यूलिंग टास्क एट बोथ लेवल। और शेड्यूलिंग टास्क दोनों लेवल पर उनको रख किया। सच ए साइंटिफिक वर्क वॉज डन एंड गेव अ साइंटिफिक शेप इन द मैनेजमेंट सिस्टम।
अब कंट्रीब्यूशन की बात करें फ्रैंक गिलब्रेथ के हिसाब से, तो क्या है, फ्रैंक मेड अ सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन टू इम्प्रूविंग प्रोसीजर एंड दस एक्सपेरिमेंट विद द सर्चिंग फॉर वन ऑफ द बेस्ट मेथड टू अकम्प्लिश सच अ जॉब। हिज फोकस वॉज मोस्टली ऑन मोशन स्टडी। अब इसने फ्रैंक की बात करें तो उन्होंने ये कंट्रीब्यूशन किया था कि जैसे प्रोसीजर और एक्सपेरिमेंट जितने भी सर्च हो रहे हैं वो बेस्ट मेथड पे हों और हमें एक जॉब में अकम्प्लिश बहुत अच्छा आउटपुट दें। हिज फोकस वॉज मोस्टली इन मोशन स्टडी पे उनका फोकस था। ही गेव द डेफिनेशन ऑफ मोशन स्टडी इन द ईयर 1917। ही कॉल्ड मोशन स्टडीज अ साइंस बाय विच वेस्टफुल एक्शंस कैन बी एलिमिनेटेड। वेस्टफुल एक्शन जो मतलब जिनका कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा है, एक्शन लिया जाए, उनको एलिमिनेट किया गया था। विच आर नॉट नेसेसरी इन डूइंग वर्क, जो आपके ज़रूरी काम में नहीं हो पा रहा है या ज़रूरी काम नहीं देख पा रहे हैं, उनको एलिमिनेट किया जाए। ही ऑल्सो डेवलप्ड इन द प्रिंसिपल ऑफ मोशन इकोनॉमी। अब इसमें बात करें और आगे की हम, जैसे कि ही ऑल्सो यूज्ड हिज मोशन एनालिसिस ऑफ ऑन ऑफिस एक्टिविटीज सच एज डिस्पोजल ऑफ लेटर। उन्होंने ये भी एनालाइज किया था कि जैसे कि ऑफिस एक्टिविटी में जैसे डिस्पोज ऑफ लेटर्स हैं एक्सेट्रा, उनको भी एलिमिनेट किया जाए और समय पे उनको डिस्ट्रॉय किया जाए। साइंटिफिक मैनेजमेंट की बात करें हम, अब टॉपिक आ रहा है ना जनरल। Around the first decade of 21st century, some pioneer and progressive ideas in the field of management arose, which management experts called scientific management. 21st century में कुछ pioneer and progressive ideas थे in the field of management में arise हुए थे, which management expert called scientific management, जिन्होंने expert ने उनको कहा था scientific मैनेजमेंट। अंडर दिस देयर वॉज अ चेंज इन द वर्किंग मेथड एंड एक्टिविटीज़ ऑफ मैनेजमेंट। इसमें यह हुआ था कि वर्किंग मेथड और एक्टिविटीज़ को चेंजेस किया गया था कुछ मैनेजमेंट में। इट एम्फसाइज देयर द रेशनल एंड सिस्टमेटिक आइडियोलॉजी शुड बी अडॉप्टेड टू एग्जीक्यूट द वर्क। अर्ली नॉलेज ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट एम्फसाइज दैट प्लानिंग स्टैंडर्डाइजेशन एक्सेट्रा शुड बी डन इन ऑर्डर टू परफॉर्म द वर्क। अब पुराने समय में क्या था, नॉलेज जैसे होती थी उसको इन्फ्लुएंस किया जाता था किस, प्लानिंग के साथ, स्टैंडर्डाइजेशन के साथ एक्सेट्रा, शुड बी डन इन परफॉर्म द वर्क। कोई वर्क करने के लिए ये सब चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता था प्रॉपर वे में। देन अब कंसेप्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं तो एन ऑर्गेनाइजेशन इज ए कंपोनेंट ऑफ इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूशन दैट कोऑर्डिनेट्स लेबर। ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसी चीज़ होती है जो इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूशन में है, जो कोऑर्डिनेट करती है लेबर को, कैपिटल को, मटेरियल, एंटरप्रेन्योरशिप को। और एन ऑर्गेनाइजेशन इज ए ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल का ग्रुप है हु कोऑपरेट इन द स्मूथ रनिंग ऑफ द बिजनेस और इंडस्ट्री। जो ग्रुप है एक ह्यूमंस का ही ग्रुप है जिसमें आपके ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग उस पर होते हैं, जो मैनेजर होगा आपका, लेबर, ये सारे अपना ग्रुप में काम करते हैं, हर एक की अलग अलग इंडिविजुअली रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, वो उसको बिजनेस को आगे स्मूथली रन करने के हेल्प में आते हैं। अ गुड ऑर्गेनाइजेशन लीड्स द इंडस्ट्री फ्रॉम द स्मॉलेस्ट लेवल और टू द टॉप। अच्छा, गुड ऑर्गेनाइजेशन जो होती है वो लीड करती है इंडस्ट्री को स्मॉल लेवल से टॉप पर। ऑन द अदर हैंड आवर लूज ऑर्गेनाइजेशन ब्रिंग्स द इंडस्ट्री डाउन। जो लूज ऑर्गेनाइजेशन है, जो इन सब चीज़ों बातों को ध्यान नहीं रखते हैं, तो वहाँ पे उनकी इंडस्ट्री डाउन हो जाती है। देयरफॉर द ऑर्गेनाइजेशन हैज अ ग्रेट इंपॉर्टेंस इन द इंडस्ट्री। इसलिए ऑर्गेनाइजेशन का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है इंडस्ट्री में। द ऑर्गेनाइजेशन रिस्पॉन्सिबिलिटी इज टू ऑर्गेनाइज द इंटायर रिसोर्स। ऑर्गेनाइजेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है पूरे इंटायर रिसोर्सेज को ऑर्गेनाइज करने के लिए। द विजन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज टू प्लान इट्स इंडस्ट्री इन सच अ वे दैट इट इंक्रीजेज इट्स एफिशिएंसी। ऑर्गेनाइज जो उद्देश्य होता है ऑर्गेनाइजेशन का, वो ये होता है कि प्लान करें इंडस्ट्री को इस तरह से कि वो इंक्रीज कर सके उसकी एफिशिएंसी, प्रोडक्टिविटी एंड प्रॉफिटेबिलिटी एज मच एज पॉसिबल। जितना हो सके उतना वो कर लें, आगे बढ़ा सकें उसको। अब डेफिनेशन की बात करें हम तो ऑर्गेनाइजेशन जो है एक कोऑर्डिनेशन है, यूनिट ऑफ ग्रुप इंडिविजुअल्स विच आर ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर एंड मैनेज फॉर कलेक्टिव पर्पज। कुछ पर्पस के लिए कलेक्ट करती है। ऑल टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ देयर ओन मैनेजमेंट स्ट्रक्चर, देयर कोऑर्डिनेट्स वेरियस एक्टिविटीज, कीप ऑल मेंबर्स यूनाइटेड, डिवाइड एंड एलोकेट्स देयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड राइट्स अकॉर्डिंग टू द टास्क। ये सब चीज़ों की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ऑर्गेनाइजेशन की, जो मेंबर को यूनाइट करके रखें एक साथ, एक उनकी यूनिटी ना तोड़ने दें। तो ये सब चीज़ों का उनका प्रभाव पड़ता है ऑर्गेनाइजेशन का। अब पर्पस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की हम बात करते हैं। द ऑर्गेनाइजेशन है डिफरेंट ऑब्जेक्टिव इन इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूशन, अचीवमेंट ऑफ गोल्स। ऑर्गेनाइजेशन प्रेजेंट मीन्स एंड रिसोर्सेज बाय विच द पीपल कैन वर्क इफेक्टिवली
टू अचीव अ सर्टेन गोल कलेक्टिवली। अब गोल आपका जो उद्देश्य है उसको अचीव कर लें, ये आपका एक मेन पर्पज़ है हमारा, जिससे कि हमारा जो प्रोडक्शन है बहुत बेहतर हो। ऑर्गेनाइजेशन प्रेजेंट करता है रिसोर्सेज जिससे कि पीपल वर्क अच्छे से कर सकें इफेक्टिवली और अचीव गोल कर सकें। कोऑर्डिनेशन ऑफ ह्यूमन एफर्ट, इनमें कोऑर्डिनेशन भी होना चाहिए ह्यूमन एफर्ट्स में। कैसे? बाय असाइनिंग वर्क एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी टू एन इंडिविजुअल और अ ग्रुप। अब वर्क और जिम्मेदारी दिया जाए हर इंडिविजुअल को या फिर ग्रुप में, जिससे कि ऑर्गेनाइजिंग इस्टेब्लिशमेंट कोऑर्डिनेशन हो पाए। द पर्पज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन टू मेक मैक्सिमम प्रोडक्शन फ्रॉम द कैपिटल। जो पर्पज़ होता है ऑर्गेनाइजेशन का वो ये होता है कि मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रोडक्शन कैपिटल का ले सकें, फ्रॉम कैपिटल से, जो आपने कैपिटल इन्वेस्ट किया है। द इंटरप्रिटेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, फोर्थ पॉइंट है हमारा। द पर्पज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इज टू एक्सप्लेन एंड डिटरमाइन द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल द पर्सन ऑफ द फैक्ट्री। इसमें क्या होता है? इंटरप्रिटेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब हर पर्सन का जो एम्प्लॉई है वहाँ का, उसकी अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, जो जिससे कि ऑर्गेनाइजेशन पर इफेक्ट ना पड़े। Integration of activities, integration and control of activities of the individual or group to achieve the common goals of the industry or function of the organization। इंटीग्रेशन भी आपका होना चाहिए और कंट्रोल भी होना चाहिए, जो एक्टिविटी आपकी इंडिविजुअली कर रहे हैं अपना वहाँ पे, जिससे कि आपका जो कॉमन उद्देश्य है इंडस्ट्री का वो इफेक्ट ना हो ऑर्गेनाइजेशन पे, और उसके फंक्शंस जो हैं आप उसको बेहतर तरीके से उसको कोऑपरेट कर सकें। प्रिंसिपल ऑफ इंडस्ट्री ऑर्गेनाइजेशन, हमारे प्रिंसिपल्स ऑफ इंडस्ट्री ऑर्गेनाइजेशन क्या कहा? गुड ऑर्गेनाइजेशंस आर यूनिवर्सल प्रॉब्लम ऑफ ऑल इंडस्ट्रीज। मैनी प्रिंसिपल्स फॉर सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन आर अडॉप्टेड फॉर गाइडेंस। काफ़ी प्रिंसिपल्स हैं जो सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन को अडॉप्ट करने पड़ते हैं गाइडेंस के लिए। द एफिशिएंसी एंड कैपेसिटी ऑफ एनी फैक्ट्री डिपेंड्स ऑन इट्स ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर जो है उस पर डिपेंड करता है ये सब चीज़ों पर। अ गुड इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन शुड बेस्ड ऑन द फॉलोइंग प्रिंसिपल। कुछ प्रिंसिपल हैं, जैसे कि पहला पॉइंट है अलॉटमेंट ऑफ वर्क। द टास्क शुड बी डिवाइडेड अमंग इंडिविजुअल ऑन द बेसिस ऑफ द एफिशिएंसी। जो टास्क जो दिया गया है काम उनको, वो अलग अलग डिवाइड कर दिया गया है उनके एफिशिएंसी के हिसाब से और उनकी कैपेबिलिटी के हिसाब से और एक्सपीरियंस जो उनका है, जिससे कि उनकी एबिलिटी दिखाई दे कितना अच्छा काम है और कैसे कर सकते हैं। ईच पर्सन शुड बी गिवन द वर्क फॉर विच ही और शी इज़ एलिजिबल। जो जैसा वो एलिजिबल है उस हिसाब से उसको काम दिया जाए। इट हैज़ बीन ऑब्जर्व दैट बाय फिक्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज स्पीड ऑफ वर्क डिसिप्लिन एंड प्रोडक्शन इंक्रीजेज। अब इस तरह से अगर काम बांट दिया जाएगा तो रेस्पॉन्सिबिलिटी और काम करने का स्पीड डिसिप्लिन ये आपका इंक्रीज हो जाएगा। अथॉरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी, अथॉरिटी और रेस्पॉन्सिबिलिटी भी देनी चाहिए हमें इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन। द राइट्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑफिसर्स एम्प्लॉयज वर्कर्स शुड बी फिक्स्ड एंड क्लैरिफाइड। एवरीवन शुड बी क्लियर नॉलेज ऑफ राइट्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी। हर एक को मालूम होना चाहिए इसको राइट्स क्या है और रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है रिगार्डिंग टू देयर इंडस्ट्री of themselves and others. Every person should know clearly what is her duty, इसकी ड्यूटी क्या है। इसके बाद आता है ग्रांट ऑफ नेसेसरी अथॉरिटी। नेसेसरी अथॉरिटीज में बी ग्रांटेड टू देयर सबऑर्डिनेट एम्प्लॉयज इफ नेसेसरी। उसके जो सबऑर्डिनेट्स एम्प्लॉय हैं, जो नीचे के एम्प्लॉय हैं, नीचे वाले, उनको अथॉरिटी देना चाहिए और ग्रांट देना चाहिए, जिससे कि वो उस पर अपना डिसीजन ले पाएँ। दिस इंक्रीज द वर्क स्पीड ऑफ द वर्क असाइंड टू देम। एज अ रिजल्ट द वर्कलोड ऑफ मैनेजर्स डिक्रीजेज एंड द पावर। इससे क्या होगा? मैनेजर्स के ऊपर जो वर्किंग का लोड है वो कम हो जाएगा और द पावर ऑफ सबऑर्डिनेट एम्प्लॉय टू वर्क एंड इंटरेस्ट इन द इंक्रीजेज। इससे क्या होगा कि सबऑर्डिनेट जो है वो काम अच्छे से करेंगे और उनका काम अच्छा होगा, तो उससे क्या होगा? आपका इंडस्ट्री का प्रोग्रेसिव होगी और वर्क इंक्रीज होगा। देन आता है फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी में क्या? ऑर्गेनाइजेशन आपका जो है स्ट्रक्चर शुड बी वेरिएबल एंड फ्लेक्सिबल सो दैट वेन एवर वाट एवर इट इज़ नेसेसरी स्मॉल चेंजेस इंप्रूवमेंट एक्शन कैन बी मेड। फ्लेक्सिबिलिटी, थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी भी होना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन को, जिससे कि अपने वो लोग बता पाएँ एम्प्लॉय अपनी बात जब भी उनको ज़रूरत पड़े, और स्मॉल चेंजेस भी हो सकें इम्प्रूवमेंट, जिससे कि कंपनी को फ़ायदा हो। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क इन डिफरेंट डिपार्टमेंट। अब जो डिस्ट्रीब्यूशन काम का है वो डिफरेंट डिपार्टमेंट में अलग अलग तरीके से दिया जाना चाहिए। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी इन द एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट सिस्टम शुड बी वेरी क्लियर एंड श्योर सो दैट हार्मनी कोऑपरेशन कोहेशन अमंग द वेरियस डिपार्टमेंट शुड बी मेंटेन। अब जो वर्क जिसको दिया जाए डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट में अलग अलग दिया जाना चाहिए, जिससे कि एम्प्लॉयर जो हैं आपके वो अच्छे से काम करेंगे और उनकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। द वर्कलोड असाइन टू ईच डिपार्टमेंट शुड बी सेम। अब वर्कलोड जो होना चाहिए वो सबके साथ बराबर होना चाहिए हर डिपार्टमेंट में। ऐसा ना हो किसी एक डिपार्टमेंट में वर्कलोड ज़्यादा है, किसी में ज़्यादा कम है, तो उससे भी प्रॉब्लम आ जाएगी कि जो हमारे एम्प्लॉय हैं वो बेहतर हमें आउटपुट नहीं दे पाएंगे और हमारी इंडस्ट्री में लॉस में जाएगी।
it should not be happen that the workload on the department is very high. On some it should be evaluated very less and also periodically. कोऑर्डिनेशन अमंग डिफरेंट डिपार्टमेंट, कोऑर्डिनेशन भी होना चाहिए डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में, एक दूसरे की आप सहायता करें कहीं प्रॉब्लम आए तो. द स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन द इंडस्ट्री शुड बी सच दैट द वेरियस डिपार्टमेंट मेंटेन गुड कोरिलेशन एंड प्रॉपर कोऑर्डिनेशन. ये इंपॉर्टेंट बात है इसमें, कोरिलेशन अच्छा होना चाहिए, प्रॉपर कोऑर्डिनेशन होना चाहिए. सो दे शुड वर्क इन कम्प्लीमेंट टू ईच अदर, एक दूसरे को कम्प्लीमेंट कर सकें. एनी काइंड ऑफ डिस्प्यूट और नॉन कोऑपरेशन शुड नॉट एराइज. नॉन कोऑपरेशन मतलब आप कोऑपरेशन में नहीं आ रहे हो, कोऑपरेट नहीं कर रहे हो, तो वो सब चीज़ें एराइज नहीं होनी चाहिए. नॉन कोऑपरेशन मतलब है आपका कोऑपरेट करना चाहिए एक दूसरे को, ऐसा ना हो नॉन कोऑपरेट कर रहे हैं तो आप आपस में ही स्ट्रगल करते रहें और आपके वर्क सफ़र होगा आपका इंडस्ट्री में. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव कोऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन बिटवीन डिफरेंट डिपार्टमेंट्स सो द वर्क इंडस्ट्री ऑर्गेनाइजेशन और सिस्टम इज़ फास्ट एंड यूनिफॉर्म. अदर इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल्स हमारे हैं, आ गुड ऑर्गेनाइजेशन शुड बी सच दैट देयर इज़ नो वेस्टेज ऑफ लेबर मनी एंड मटेरियल. ये भी देखना चाहिए प्रिंसिपल कुछ है कि हमारे जो है लेबर की वेस्टेज नहीं होनी चाहिए. ऐसा ना हो कि आपने लिमिट से ज़्यादा लेबर को रख लिया, जो आपकी कार्य इतना नहीं है, प्रोडक्शन नहीं है और लेबर आपने ज़्यादा ले लिया, या मनी ज़्यादा ले लिया आपने, मनी इन्वेस्ट ज़्यादा कर दिया और मटेरियल भी ज़्यादा मंगा लिया. ये सब चीज़ों की वेस्टेज नहीं होनी चाहिए. In addition, it can reduce the labor problem, raise the quality of products and increase production. अगर आपका लेबर की प्रॉब्लम आ रही है और आपकी क्वालिटी नहीं अच्छी हो पा रही है तो आप क्वालिटी प्रोडक्ट अच्छा करने के लिए लेबर भी इंक्रीज कर सकते हैं. तो ऑर्गेनाइजेशन मस्ट ऑल्सो हैव ऑल दीज कैरेक्टरिस्टिक्स. ऑर्गेनाइजेशन में ये सब चीज़ें कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए. अब नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे आगे का स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन.